नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर सारा में जो कि हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर का होगा। उसके लिए यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यह सारा प्रश्न आपको लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसको कहेंगे अभिभाषण। नेक्स्ट है, इसमें बताना है वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, गुरु के समीप रहने वाला छात्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आंसर होगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग करेंगे। गुरु के समीप रहने वाले छात्र के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें बताना है श्वेत और स्वेद का अर्थ। श्वेत का अर्थ क्या होता है और स्वेद का अर्थ क्या होता है? तो इसमें होता है श्वेत का अर्थ सफ़ेद और स्वेद का अर्थ पसीना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है इसमें अशुद्ध है, कहाँ पे अशुद्ध है वह बताना है। दरअसल मैं अपने घर पर ही रहता हूँ। इसमें अशुद्धि कहाँ है? अशुद्धि के बताना है। तो इसमें अशुद्धि है दरअसल में, आजकल जो है यहाँ पे अशुद्धि है। यहाँ पर देख लीजिए, दरअसल का प्रयोग कीजिए तो उसके साथ में शब्द का प्रयोग नहीं होगा। दरअसल आजकल मैं अपने घर पर ही रहता हूँ, या फिर असल में आजकल मैं अपने घर पर ही रहता हूँ, यह जो कि शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है निम्नलिखित भागों में से किस भाग में अशुद्धि है? इसमें तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें किस में त्रुटि है? तो आंसर होगा त्रुटिकरण करने की। यहाँ जो कि तुष्टीकरण करने की जो लिखा हुआ है, इसमें जो कि गलत है। यहाँ पे जो कि शुद्ध वाक्य होगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर तुष्टि करने की नीति, यानी तुष्टीकरण की एक साथ नहीं, तुष्टीकरण की या फिर तुष्टि करने की, यह जो कि उचित होगा। इसमें जो कि दिया हुआ है तुष्टीकरण करने की, जो कि गलत है। तुष्टि की लिखिए या फिर तुष्टीकरण की लिखिए या फिर तुष्टि करने की लिखिए, यह जो कि तब सही होगा। इसी तरह इसमें लिखा हुआ कि तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यह जो कि गलत है। इसमें सही होगा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर इसे हम तुष्टि करने की नीति अपनाकर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें जो कि खटास जो कि स्त्रीलिंग है। खटमल, कैलाश और दरवाजा जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प कौन है जो कि बहुवचन है? ऑप्शन है क्षमा, श्रोता, अध्यापक और थाली। इसमें कौन है जो कि बहुवचन के लिए सबसे उचित है? तो क्षमा है जो कि बहुवचन के सबसे उचित विकल्प है। इसी तरह कुछ अन्य है जो कि हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे दर्शन, छाया, प्राण, होठ, ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। अध्यापक, श्रोता, थाली जो कि एक वचन में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूखों को भोजन कराया गया। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है। तो इसमें आंसर होगा संप्रदान कारक। यहाँ पे देखिए, को से तात्पर्य है यानी के लिए। जब किसी के लिए कुछ दिया जाए, प्रदान किया जाए, दान दिया जाए आदि संदर्भ में संप्रदान का प्रयोग होता है। भूखों को यह रेखांकित शब्द जो कि संप्रदान कारक के लिए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई, जैसा, कौन, कुछ आदि में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? तो कौन है जो कि
प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसी तरह कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह जैसा वैसा ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार बारिश हो रही है, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। लगातार बारिश हो रही है, यह जो कि क्रिया विशेषण है। लगातार बारिश हो रही है, यह क्रिया विशेषण है। जो सब क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया की विशेषता बता रही है कि लगातार हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का है। नेक्स्ट है, इसमें जो कि पूछा गया है, पापा फोन पर बात कर रहे हैं, में कौन सा काल है। पापा फोन पर बात कर रहे हैं, तो इसमें वर्तमान काल का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि प्रश्न में क्रिया के भेद बताना है। इसमें बताना है कि वह बीच में ही बोल उठा, इसमें क्रिया का भेद बताना है। तो यह जो कि है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह बीच में ही बोल उठा, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, संयुक्त क्रिया जो होती है जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती है, एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती है, उसे संयुक्त क्रिया समझा जाएगा। जैसे माता जी बाजार से आ गई, यानी आने का ही काम हो रहा है, आ गई, इसमें दो क्रिया है, आना और आ गई। तो इसमें गई मतलब जाने का अर्थ नहीं है, आने का ही अर्थ है, आ गई। इसमें दो क्रिया मिलती है, इसलिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब प्रेरणात्मक क्रिया होता है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होता है। पढ़ना, पढ़वाना, जीतना, जितवाना, यह सब प्रेरणात्मक क्रिया हुआ। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पंकज पढ़कर सो गया, एक काम किया और उससे भी पहले एक काम कर लिया। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो सोने से पहले क्या काम किया, यानी पढ़ लिया, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हुआ। और संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया में होता है कि दो क्रिया मिलकर एक ही कार्य करता है। इसी तरह नाम धातु क्रिया हुआ वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे हाथ से हथियाना, इसी तरह शर्म से शर्माना, यह जो कि शर्माना, हथियाना, ये सब नाम धातु क्रिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है नानी कहानी सुनाएगी, इसमें बताना है कि वाच्य कौन सा है। नानी कहानी सुनाएगी, इसमें वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है। तो नानी कहानी सुनाएगी, यह जो कि कर्तृवाच्य है। नानी कहानी सुनाएगी, इसमें कर्तृवाच्य है, यानी कहानी सुनाने काम कौन कर रहा है, तो नानी खुद करता है, तो यह कर्तृवाच्य। कर्तृ होता है, इस वाच्य में कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे राम केला खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सब जो कि कर्तृवाच्य हुआ। इसी तरह कर्मवाच्य, इस वाच्य में कर्म के लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे रोगी को दवा दी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसी तरह अगर भाववाच्य होता है, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की प्रधानता हो, तब वहाँ भाववाच्य होगा। जैसे राम से रेत में दौड़ा भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य होगा। सिंपल सी ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में होता है ऐसे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे लिंग हुआ इसमें राम, महेश जब हुआ तो इसमें पुल्लिंग हुआ, तो इसका क्रिया का प्रयोग खाना है, जो कि खाता, यानी अगर इसी तरह सीधा रहती तो खाती का प्रयोग होता है। इसी तरह यह कर्तृवाच्य हुआ। अब कर्मवाच्य में होता है कि लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे रोगी को दवा दी गई, इसमें होता है लिंग, वचन, इसमें भी शामिल होता है, बाकी और क्रिया के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य होता है इस, और भाववाच्य में न तो कर्ता की न ही कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है छी छी इतनी गंदगी में कौन सा अव्यय होगा। इसमें अव्यय बताना है, छी छी में अव्यय बताना है, तो इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब देखिए, समुच्चय बोधक होता है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को
समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसी तरह क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले क्रिया विशेषण कहाएगा। संबंध बोधक, जो संज्ञा जो शब्द वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है। संबंध बोधक में संज्ञा सर्वनाम के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताएगा। इसी तरह क्रिया विशेषण में बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। समुच्चय बोधक में होता है दो वाक्य या दो शब्द जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा। जैसे वह दफ्तर से आया और सो गया, समुच्चय बोधक आया और सो गया। दो शब्द या वाक्य को जोड़कर बनना होता है, समुच्चय बोधक होता है। जैसे दो शब्द या वाक्य होगा, जैसे वह दफ्तर से आया, दफ्तर से आया एक हो गया, दूसरा सो गया, यानी आना और सोना काम दो एक साथ हो रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक होगा। यहाँ क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे खाना खाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी खाना खाने का काम कैसा कर रहा है, तो धीरे धीरे खा रहा है, यह क्रिया विशेषण हुआ। इसी तरह संबंध बोधक, वह मंदिर के पास, वह जो मंदिर है मंदिर के पास नदी है, मंदिर के पास नदी है, तो एक में संबंध बता रहा है के जो कि संबंध बता रहा है कि मंदिर के पास ही नदी है, यह संबंध बोधक हो गया। नेक्स्ट है ब उपसर्ग किसमें है, इसमें बताना है कि ब उपसर्ग किसमें है, तब बदौलत, दौलत में ब उपसर्ग लगाने से बदौलत बन गया। इसी तरह जलना में कौन सा प्रत्यय है, जलना में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो जलना में ना प्रत्यय है, जल में ना जोड़ देंगे तो जलना प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा, जलना में ना प्रत्यय है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है सन्मास, सन्मास का संधि विच्छेद करना है, सन्मास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सट धनमास, सट धनमास जो कि सन्मास का संधि विच्छेद होगा। इसमें बताना है कि द्विगुण समास कौन सा है, तो द्विगुण समास को बताना है, तो नवरत्न जिसमें प्रथम पद जो कि संख्यावाची होता है, तो नवरत्न में 9 है, यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो इसमें जो कि द्विगुण समास होगा। नेक्स्ट है जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है, जहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता अनिवार्य है, तो बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम का प्रयोग भ्रांति होने की संभावना हो, तो अल्प विराम से भ्रांति होगा तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसमें दूर का लड्डू नहीं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह जो कि यहाँ पे यह सही शब्द होगा। यहाँ पे देखिए झोल लिखा है, झोल नहीं ढोल होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। इसमें बताना है कि इसमें अस्थाई भाव क्या है, इसमें कौन सा अस्थाई भाव है, उत्साह है, क्रोध है, निर्देश है, विस्मय है, तो इसमें है जो कि उत्साह कह रहा है, उत्साह का प्रयोग हो रहा है। इसमें बोल रहा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, यह उत्साह है। नेक्स्ट है इसमें बताना है, इसमें छंद बताना है, हे शरण दायिनी देती तू, करती सबका त्राण है, मैं मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू ही प्राण है। इसमें बताना है कि कौन सा छंद होगा, तो इसमें उलाला होगा। उलाला है जो कि अर्धमात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्रा के हिसाब से 26 मात्रा तथा 15-13 के हिसाब से 28 मात्रा होती है। 13 मात्राओं वाले छंद में लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन 11वीं मात्रा लघु की होती है, 11वीं मात्रा जो होती है इसे लघु की होती है। अब देखिए इसमें 15 मात्राओं वाले उलाला छंद में 13वीं मात्रा लघु होती है। नेक्स्ट है इसमें देखिए चौपाई, चौपाई में के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। इसी तरह सोरठा में, सोरठा के जो होता है से प्रत्येक विषम चरण यानी पहला तिरा में 11 मात्रा और दूसरा चौथा यानी जो कि सम चरण होता है उसमें 13 मात्रा होती है। इसी तरह
बरवे, बरवे के जो होता है इसमें प्रथम एवं तृतीय यानी विषम चरण में 12 मात्रा एवं सम चरण में 7 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर मुकुट की चंद कनी त्यों राजत नंदा मनु शशि शेखर को अकत किए शेखर सतचंदा। इसमें अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जिसे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है से उपयुक्त काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ रूप गुण आदि समान प्रतीत होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए और उसे व्यक्त करने के लिए मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों आदि वाक्य शब्द का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग होगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंदा में मनु शब्द का घोतक है जो कि मनु है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। यहाँ सिंपल से ध्यान रखिएगा जिसमें मनु, मानो, जानो, जनु, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग होगा उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होता है जहाँ पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थ में प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। इसी तरह अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होता है, उसको बारी बारी से आप देख लीजिएगा। इसी तरह उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, उपमा का मतलब ही होता है तुलना, जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना का प्रकाशन का सही क्रम कौन सा क्रम है जो सही क्रम है। महादेवी वर्मा का सबसे पहले निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, जो कि महादेवी वर्मा की रचना का प्रकाशन का सही क्रम है। सबसे पहले निहार, उसके बाद रश्मि, उसके बाद नीरजा, उसके बाद संध्या गीत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैलेश मटियानी की रचना इसमें से कौन सा जो कि शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो एक सड़क 57 गलियां, यह जो कि शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। आकाश कितना अनंत है, यह जो कि शैलेश मटियानी की रचना है। आकाश कितना अनंत है। सर्पगंधा, 52 नदियाँ का संगम, सर्पगंधा और आकाश कितना अनंत है, यह जो कि शैलेश मटियानी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। तो वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है, यहाँ आंसर होगा आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। आदिकाल का सन है जो कि 1000 से 14 ईस्वी तक, भक्ति काल को 1400 से 1700 ईस्वी तक, रीति काल को 1700 से 1900 ईस्वी तक और उसके बाद आधुनिक काल को 1900 से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य काल का विभाजन किया था। तब पूछेगा कि हिंदी साहित्य काल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा विभाजन किया गया था हिंदी साहित्य काल को। आदिकाल जो कि 1000 से 1400 तक यानी 400 साल तक रहा था। आदिकाल 1000 से 1400 तक। उसके बाद भक्ति काल 3 साल, पहले 4 साल रहा, उसके बाद फिर भक्ति काल, आदिकाल 4 साल रहा, भक्ति काल 3 साल यानी 14 साल से 1400 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल रहा। उसके बाद 4 साल आदिकाल हो गया, भक्ति काल 3 साल, उसके बाद फिर रीति काल 2 साल यानी 1700 से 1900 तक 200 साल तक रीति काल रहा और 1900 के बाद से आधुनिक काल का शुरुआत हो गया। इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के मध्य के काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि इसे नाम दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिए। वीरगाथा काल जो कि आचार्य राम शुक्ल के द्वारा दिया गया, अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल की संज्ञा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है जो कि निम्नलिखित में से बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन नहीं है। तो यह जो कि भक्तमाला तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली,
श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली श्री कृष्ण गीतावली और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है। इसमें भक्तमाला नाभादास एवं नारायण दास जो कि दोनों मिल करके यानी संयुक्त रचना है। भक्तमाल है जो कि नाभादास और नारायण दास, भक्तमाल नाभादास और नारायण दास की संयुक्त यह जो कि कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो कि उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो कि भारूपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा वर्ण महाप्राण है। अल्पप्राण और महाप्राण होता है। अल्पप्राण 1, 3 और 5 को अल्पप्राण, इसी तरह अंतः स्वर भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण में 2, 4 के साथ जो कि इसमें महाप्राण में है, अल्पप्राण नहीं। इस महाप्राण में जो होता है इसमें संघर्ष तीनों स के साथ ह जो कि महाप्राण में आता है। तो इसमें बताना है ख जो होगा से महाप्राण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों स के साथ ह किस प्रकार का व्यंजन है। यह जो कि उष्ण व्यंजन है। तीनों स के साथ ह उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें बताना है कि तत्सम कौन नहीं है। तो तत्सम जो कि यहाँ पे पानीप जो कि तत्सम नहीं है। धृष्ट, पृष्ठ और पंख जो कि तत्सम है। नेक्स्ट है अपगा शब्द का परवाची शब्द कौन होगा। तो अपगा का जो कि परवाची होता है तरंगिनी। अपगा का परवाची जो कि तरंगिनी होता है। नेक्स्ट है, इसमें और जो देखिए तरंगिनी शब्द जो कि अपगा शब्द का सही परवाची होगा। इसी तरह अपगा, तरंगिनी, नदी, तनुजा, सरित, शैवालिनी, श्रुतविष्णी, सारंग, जयमाला, दरिया, निर्झरनी, कुलंसा, तटिनी, सरी, निम्रगा, ये सब जो कि है तरनी, अपगा, ये सब जो कि परवाची है। इसी तरह सफरी का परवाची होता है मकर, मछली, मीन, मत्स्य। इसी तरह तने का परवाची होता है पुत्री, बेटी, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, लड़की, सूता। इसी तरह कलत्र का परवाची होता है सुंदरी, स्त्री, कांता, विनीता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी। ये सब जो कि परवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूसर का परवाची इसमें बताना है। तो धूसर का परवाची होता है बेसर और धूसर जो कि एक दूसरे के परवाची है। धूसर शब्द का परवाची बेसर होता है। इसी तरह अन्य परवाची देखेंगे तो खर, गधा, गर्दभ, रासव, बेसर, चक्रीवान, ये सब धूसर का परवाची है। अन्य परवाची में हुआ खनक माने चोर, मोसक, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, कुंभिल, दस्यु, ये सब जो कि खनक का परवाची हुआ। इसी तरह सदन का परवाची होता है घर, गृह, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आगार, आयतन, ये सब जो कि सदन का परवाची हुआ। इसी तरह गजवदन का परवाची होता है गणेश, गजानन, गौरीनंद, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय, ये सब जो कि है गजवदन का परवाची है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम क्या है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम है जो कि हिंदी भाषा नाम है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम हिंदी हुआ। नेक्स्ट है, निवृष्टि शब्द किस शब्द का विलोम है। निवृष्टि का विलोम बताना है। तो निवृष्टि का विलोम जो कि प्रविष्टि का विलोम निवृष्टि होता है। निवृष्टि का विलोम जो कि प्रविष्टि होता है। इसी तरह
संतुष्टि का विलोम असंतुष्टि, अनुरक्ति का विरक्ति विलोम होता है। नेक्स्ट है कोट, कोटि का अर्थ क्या होता है? कोट और कोटि का अर्थ क्या होगा? तो कोट माने किला होता है और कोटि का अर्थ होता है करोड़। कोट माने किला और कोटि माने करोड़। नेक्स्ट है आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? यहाँ पे आंसर होगा आगमन। गमन में आ जोड़ देने से आगमन बन गया। इसी तरह आन प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे होगा मिल। मिल में आन जोड़ देंगे तो मिलान होता है। नेक्स्ट है किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह नहीं लगा है? सही विराम चिन्ह किस में नहीं लगा है वह इसमें बताना है। तो इसमें जो कि न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें जो कि विराम चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। इसमें जो सही उसको हम लोग देखेंगे। माध्यम के घनत्व कम होने से अल्प विराम ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसमें जो कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह शंकु तीव्र प्रकाश में संवेदी है तथा प्रकाश में बहुत कम संवेदी है। यह जो कि इसमें भी विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है अल्प विराम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। इसमें भी सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है जो कि सही है। इसमें सही वाक्य बताना है। तो मैंने छत पर बिल्ली देखी, छत पर बिल्ली देखी, तो छत पर बिल्ली देखी यह जो कि बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है इसमें है रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची बताना है। रात्रि के लिए उचित जो कि पर्यायवाची बताना है। तो रात्रि का पर्यायवाची होता है छाया, यामिनी, त्रियमा। त्रियमा, यामिनी, छाया रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है इसमें बताना है रिक्त का विलोम। रिक्त का विलोम क्या होगा? तो रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। रिक्त का विलोम पूर्ण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह होगा मुक्त का विलोम होता है गस्त। इसी तरह तिक्त का विलोम मधुर होता है। तिक्त का विलोम मधुर, मुक्त का विलोम ग्रस्त, मुक्त का विलोम ग्रस्त, तिक्त का विलोम मधुर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें है उत धन नयन में संधि बताना है। उत धन नयन से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ होगा उनयन। उत धन नयन से उनयन बनेगा। इसी तरह ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में कौन सा समास है? तो यहाँ आंसर होगा तत्पुरुष। ग्रामगत में तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा तत्पुरुष। ग्रामगत में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है इसमें गद्यांश है। तो इसको आप गद्यांश को देख लीजिएगा खुद से। यहाँ पे थोड़ा सा रोक लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आप देख लीजिएगा। इसमें पहला बताना है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह दूसरा आपको गद्यांश पढ़ना है। इसमें आंसर देना है कि पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है तीसरा है गद्यांश का सही शीर्षक बताना है। चौथा है आपका गद्यांश से संबंधित प्रत्येक राष्ट्राभिमानी हृदय में अभिमान होता है। इसमें बताना है इसका अर्थ क्या होगा। तो इसी तरह गद्यांश को आपको खुद से पढ़कर इसका आंसर देना है और वीडियो में कमेंट करके इसका आंसर आप खुद से दीजिए। नेक्स्ट है इसमें था देशभक्ति प्रेरित करती है। इसमें क्या आंसर होगा? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते हैं कि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।